हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यूनिटी एस की प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैलिरम। तो ये आज अपने जो पेड कोर्स है उसकी पहली क्लास है, तो सॉरी फॉर डिले। पर तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे हो, और इतना मैं जो आपसे कमिटमेंट किया हूँ कि टाइम बाउंड मैनर में वो मुझे करा दूंगा। वो मुझे पता है कैसी चीज़ें करवानी है। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग का पहली क्लास है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि आंसर राइटिंग में जो अपन करने वाले हैं, मतलब मेरा सिंपल से मानना है कि सबसे पहले अपन आंसर राइटिंग का एक मॉड्यूल समझेंगे कि आंसर राइटिंग। देखो, मैंने वो कुछ देखो एक क्लास से चल रही है जो यूट्यूब पे फ्री चलेगी, वो आंसर राइटिंग का स्ट्रेटेजी वीडियो मान लो, कुछ भी मान लो। उसमें मैं करा रहा हूँ षष्ठी देशमुख की जो बुक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसने जो बताई है। और फिर मेरे पास निशान जैन की भी एक बुक है, तो उससे जो कंपाइलेशन है वो एक फ्री में चलेगी, वो यूट्यूब पर अपन, हाँ वो भी देखनी है आपको। वो भी आंसर राइटिंग के लिए कुछ ना कुछ टिप्स मैं देते रहूँ। और जो पेड कोर्स है, इसमें मैं स्पेसिफिक बताऊंगा आपको कि आखिर में अपने को क्या करना है। ठीक है, इस एग्जाम में कैसे मार्क्स गेन किए जाते हैं, कैसे मार्क्स कॉपी चेक होती है, क्या वो सारी चीज़ें यूपीएससी किस तरीके से कॉपी चेक करती है। तो वो सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ताकि आपके माइंड में जब भी आंसर राइटिंग करो तो वो पॉइंट आपके हमेशा रहे माइंड में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये अपना जो प्रीलिम्स के कोर्स चल ही रहा हुआ है। ठीक है, और ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं टू द पॉइंट फटाफट से। ठीक है, अब सबसे मेन बात आती है कि भाई एक अच्छा आंसर क्या होता है। सबसे बड़ी बात यही रहती है कि एक अच्छा आंसर क्या होता है, कैसे लिखा जाए, क्या है उसमें, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए, क्या है। अब देखो, ये हो सकता है 10 क्लास या 15 क्लास जितना भी मैं सेशन लूँ, तो इस पर भी इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आज आप आंसर राइटिंग लिखने से डरते भी होंगे। मतलब आपको ऐसा फियर क्रिएट होता होगा कि हम आंसर कैसे लिखे। बात में एक मैं बता देता हूँ, चाहे आज वो टॉपर जो बन चुका होगा ना, उसको भी उसने पहले दिन अगर आंसर राइटिंग शुरू की होगी तो उसको भी हाथ दूज रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक बात ये रहती है कि एक अच्छा आंसर क्या होता है, मतलब उसकी कोई स्टैंडर्ड परिभाषा होती है। मतलब समझ रहे हो, कोई स्टैंडर्ड एक लेवल होता है कि उस लेवल तक हमें पहुंचना है। ठीक, तो ये चीज़ें भी अपन सीखेंगे इस 10-15 क्लासेज में। तो मेरा एक मानना है कि एक तो आपको उस लेवल से उठा के, एक मैं इतना मानना हूँ, मेरा इतना आपके योगदान रहेगा कि एक तो आपका जो हाथ दूसता है या मतलब आप लिख नहीं पाते हो, उस मैनर से उठा के आपको एक आंसर राइटिंग के एक प्रारूप पे मैं ले आऊँगा कि आप डेली आंसर लिखने लग जाओगे बेझिझक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि एक अच्छा आंसर के लिए जो आज चाहिए, जो प्रेजेंट टाइम में जो डिमांड है, क्वेश्चन को बाय फ्लो चार्ट, मैप बनाना, ठीक है, ट्री डायग्राम ये बनाना, ठीक है, कहाँ पे कमेंट डालना चाहिए, एसडीजी गोल का क्या रोल है। ठीक है, वो जो भी इनपुट रहेगा मेरी तरफ से वो आपको मिलता रहेगा। वैल्यू एडिशन का जितना भी मटेरियल रहेगा वो मैं आपको दूंगा। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हो गए, ये कोई करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डाटा है, कोई केस स्टडी है, वो मेरी तरफ से आपको मिलता रहेगा। आंसर राइटिंग आप अपने अकॉर्डिंग चलता रहेगा, और जो मैं चीज़ें सिखाते जाऊँगा बस आपको वैल्यू एडिट करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है। तो इस तरीके से अपन करेंगे, डेली आप दो दो आंसर, मंडे टू फ्राइडे दो दो आंसर आप लिख सकते हो, उसको मैं खुद चेक करूँगा। और जो चेक करने का आज मैं पैमाना, ये एक और कल क्लास आएगी तो उसमें मैं बताऊँगा किस पैमाने पे चेक होती है कॉपी। ठीक है, वो कल पीपीटी तैयार हो जाएगी, तो कल अपन उसको करेंगे। आज अपन बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, कि अच्छा उत्तर कैसे लिखे। सबसे पहले अब देखो, इंपॉर्टेंट सजेशन देने से पहले मैं बोलूँगा, ठीक है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की जो बेसिक समझ है वो बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखी गई है, तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी तो मस्ट है। और मैं आपको बुक लिस्ट बना के दूंगा, एनसीईआरटी उसमें रहेगी, एक एक स्टैंडर्ड बुक रहेगी, वो पढ़ना। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी रहेगा आपको, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो मेरी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये है। ठीक, अब देखो, एक लेवल है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी स्टार्टिंग प्रिपरेशन में है, और एक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो अपनी प्रिपरेशन को मतलब कम कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है उनका, ठीक है, या आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं, उस तरीके से लेवल में रहेंगे। तो चीज़ें मैं बोलूँगा दोनों एक ही सेम लेवल पे हैं। ठीक है, बस ये है कि इनके पास मटेरियल की कमी है थोड़ा बहुत, जो नहीं स्टार्ट करे, और उनके पास थोड़ा मटेरियल, पर मटेरियल किस तरीके से यूज़ करना है ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसको समझना पड़ेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, ये है। अब उसमें आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि महिलाओं का जो है योगदान, उसको आप डिस्क्राइब करो। ठीक है, अब सभा स्वतंत्रता आंदोलन में, अब तो सभा उसको आपको हर एक्सेप्ट में शो करना पड़ेगा, और उसमें एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जहाँ पे वन डायमेंशन है। ठीक है, जो देखो यूपीएससी के दो क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर का होता है, एक 15 नंबर का होता है।
मैक्सिमम जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन होता है इसमें 1 या 2 डायमेंशन पूछता हूँ, ठीक है। और जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो 1 2 3 4 तक डायमेंशन में भी जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन की डिमांड समझना पड़ेगी। देखो डिमांड सप्लाई का खेल है, जो क्वेश्चन अपने से जो डिमांड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को सप्लाई करना, सीधी सी बात है। अब जैसे मान लो कि 4 एक्सेप्ट पूछा अपन से और अपन 2 एक्सेप्ट लिख के आए तो सबाई सी बात है नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी बारीक जो चीज़ें हैं तो वो मैं बताऊंगा। जैसे जैसे आप मुझको आंसर लिख के भेजोगे तो मैं उसमें वो चीज़ें यही बताऊंगा आपको कि भाई इस क्वेश्चन की ये डिमांड थी और इसमें आपको ये लिखना चाहिए था और आपने ये लिखा है, इस कारण से आपको नंबर नहीं मिले। ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक आध महीना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है और एक आर्ट है, ये सीखनी पड़ती है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में मैं लिखना एक सुपरस्टार बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। जस्ट नॉट ए ग्रामेटिकल, मतलब होता है ना चमत्कार, ऐसा नहीं होगा। ये बोलते हैं करत करत अभ्यास, उससे ये सारी चीज़ें होगी। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, डेली 2-2 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। और मैं यहाँ तक जो भी अपने मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं बोला हूँ कि आप 2 या 4 लिखो, 10 लिखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर बात ये है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। आप इसमें 10 लिख रहे हो और लो क्वालिटी लिख रहे हो तो मतलब नहीं, आप 2 लिखो, अच्छे लिखो, ठीक है। तो पहली बात ये है। तो समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने को क्वेश्चन की डिमांड को समझना पड़ेगा, ठीक। और उसके ठोस और कंक्रीट, मतलब टू द पॉइंट आपको लिखना है, फालतू की बातें नहीं लिखनी है आपको। तो वही मैं चीज़ समझ रहा हूँ, वो तभी लिख पाओगे आप जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि देखिए जैसे मान लो अमेरिका क्रांति के क्या कारण थे और इसके विश्व पे क्या प्रभाव पड़े। तो इसमें 2 डायमेंशन है, कारण आपको लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या बता दोगे, अमेरिका क्रांति क्यों हुई, क्या सारी चीज़ें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। फिर अमेरिका रिवोल्यूशन के जो कोजेस हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब उसमें देखो एक चीज़ याद रखना, मैं ये भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में फ्लो चार्ट का यूज किया जाना चाहिए, कौन से में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहिए। ये बहुत बच्चों के बीच में डाउट रहता है, मैंने बहुत सारी कॉपी चेक की है। तो बच्चों का रहता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं कि, और कुछ बच्चे होते हैं जो सारे आंसर फ्लो चार्ट में लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपने को लिखना है। जैसे अब ये अमेरिका क्रांति वाला है तो इसको आराम से आप फ्लो चार्ट में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको जस्टिफाई करने की मांग करते हैं। जैसे मान लो कि मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो कि क्या आपको लगता है भारत में जो अभी जो बेरोजगारी है उसके पीछे क्या कारण सरकार का है या कोई अन्य कुछ कारण है, ठीक है, वैश्विक कुछ कारण है। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा, उसमें पक्ष विपक्ष आपको जाना पड़ेगा। तो आपको आप देखो पहले आप एक लॉजिक देखो, हाँ गवर्नमेंट कारण है, फिर उसी को आप काउंटर करोगे विद द फैक्ट, विद द जो भी है आपके पास डाटा रहेगा उसके साथ आपको एक काउंटर करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चनों में आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में आप लिखोगे। अब देखो इसमें फ्लो चार्ट बन ही नहीं सकता, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब वो जबरदस्ती आप करना चाहोगे तो बनने में तो कुछ ही बन सकता है। आप उसका इस तरीके से जो भी है बेरोजगारी कारण, और मैं बता रहा हूँ ना क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो होता है ना कि टू द पॉइंट जो उत्तर लिखा जाता है, वो क्वेश्चन की डिमांड जब आप समझोगे, सबसे पहली चीज़ यही है आंसर राइटिंग की कि आपको क्वेश्चन की एक डिमांड समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया इंटरनल सिक्योरिटी में, अपन देखते हैं नक्सलवाद भारत में किस प्रकार अपना प्रसार कर रहा है, ठीक है। इसके कारणों को बताते हुए क्या इसके समाधान की रणनीति होनी चाहिए, उसका भी आप सबटेक्स्ट में उल्लेख कीजिए। अब देखो इसमें साफ सफाई से बात 2-3 अपने को पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब सफाई से बात है, इसमें आराम से इंट्रोडक्शन आप नक्सलवाद को डिफाइन करके कर सकते हो, या आप एक डाटा के देखो वो भी मैं बताऊंगा। देखो इंट्रोडक्शन के भी 4-5 प्रकार होते हैं। इंट्रोडक्शन किस तरीके से शुरू किया जाता है, कंक्लूजन किस तरीके से एंड कर सकते हो, मेन बॉडी में क्या क्या इनोवेशन किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। देखो सबसे मेन चीज होती है इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, मेन बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो यही ऐसे में भी यही चीजें हैं, ठीक है। और आंसर जो मैं इसमें भी है अपना जो आंसर राइटिंग वाला रहेगा उसमें भी यही सब चीजें। इंट्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे, अपन एक एक क्लास करेंगे। मेन बॉडी में आप किस तरीके से आप इनोवेटिव आइडियाज, कैसे डाटा फैक्ट, क्या डायग्राम बना के किस तरीके से आप आंसर में अपना जो है वजन अपना आंसर का बढ़ा सकते हो। कंक्लूजन में क्या रहना चाहिए, कैसे बहुत सारे बच्चों से कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है, फिर वो बोलते हैं सर कि एक अच्छा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें अपन फिर दूसरी बात देखो, अभी मैं स्टार्टिंग में ये चीज आपसे अपेक्षा करूंगा कि कोई भी वर्ड लिमिट पे ध्यान ना दे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 जैसे बोलते हैं ना। अब मान लो कि जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव है, ठीक है। अब देखो एक सचिन है, ठीक, सचिन एक क्लासिकल है, ठीक है। सूर्य कुमार को किसी भी गेंद को किधर भी छक्का मार देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रैक्टिस के बाद जब बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर लोगे आंसर राइटिंग की, तो फिर आप कैसे भी करके क्वेश्चन को घुमा के आराम से अच्छे से आंसर देना सीख जाओगे। कम शब्दों में आप जाओ चाहोगे तो वो भी हो जाएगा, पर वो लॉट ऑफ प्रैक्टिस उससे आएगा। सूर्य कुमार यादव एक दिन में वो नहीं बना है स्टार, ये चीज समझने का प्रयास करो। उसने उस शॉट के पीछे बहुत अभ्यास किया है।
तो वैसे आंसर राइटिंग में कैसे शॉर्ट एंड क्रिस्प और अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, मेन बॉडी में कैसे हम कम शब्दों में गहरी बात कह सके, ऐसी बात कह सके, तो वो सारी चीज़ें ना एक दिन में नहीं आएगी। मैं आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं एक दिन में सब कुछ चीज़ें सीख जाऊंगा और एक दिन में स्टार बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज़ के लिए आपको गहन अभ्यास की जरूरत पड़ती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो वही मैं बता रहा था कि इंट्रोडक्शन हो गया, मेन पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन पर अवश्य ध्यान देना। तो ये 3 पार्ट है, ये ऐसे में भी रहता है और आंसर राइटिंग में भी मेन पार्ट है, तो मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन देखो, अब मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि इंट्रोडक्शन में आप सिंपली एक डिफाइन कर सकते हो क्वेश्चन के जो मेन कोर थीम है उसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो। एक तो ये सबसे ईजी तरीका यही है, और कोई लेकिन जहाँ पे आपको नहीं लगे, कोई डाटा आपको तैयार नहीं है, तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। एक तरीका ये होता है कि आपके पास कुछ डाटा हो, डाटा से आप जैसे मान लो बेरोजगारी वाले कोई क्वेश्चन है, तो बेरोजगारी में आप दिखा दो कि गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतनी बेरोजगारी है, तो वहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करो, बहुत अच्छा रहेगा। एग्जामिनर के भी लिए रहेगा कि अच्छा इसको ये चीज़ पता है, तो वो एनालाइज करने में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आप चाहो तो एसडीजी गोल के द्वारा भी शुरू कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का एसडीजी गोल से आप कंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, एसडीजी गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगा कि आप हर आंसर में यूज कर सकते हो, वो आपकी कला है, आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में तो खास तौर से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूड, अब किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का नेचर है, कंक्लूड करते वक्त हमें हमेशा एक बैलेंस उत्तर लिखना है। हमें हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें कोई नेगेटिविटी से नहीं दिख रही है, कुछ उस मान लो कि वो चीज़ गलत हो रही है तब भी हम कुछ भी नहीं, इसीलिए बोलते हैं ना क्रिटिक्स होना बहुत जरूरी है, परंतु वो संतुलित वैसे होना चाहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, आप किसी को आलोचना कर रहे हो परंतु एक सलाह के रूप में, ठीक है। जैसे आप मान लो कि किसी अपने फ्रेंड को आप सलाह देते हो कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप उसको बोलो कि ये आपके ही जीवन के लिए खतरा है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ होगी, तो उसको सामने वाले को लगेगा कि मेरे फायदे के लिए बात बोल रहा है। तो आंसर राइटिंग भी इसी तरीके की होती है कि आपको आंसर ऐसे लिखना है कि जो सामने वाला आंसर पढ़े तो उसको बुरा भी ना लगे। बुरा इन द सेंस, आप मान लो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये बात भी गलत है। भाई गवर्नमेंट कुछ तो प्रयास कर ही रहे, हाँ हो सकता है उसे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कुछ कमियां रही है, तो वो आप उस कमियों को बताओ। और हाँ, आप ये बताओ कि देखो अगर इन कमियों को दूर कर लिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बहुत अपन बेहतर स्थिति में होंगे। अगर स्वास्थ्य हो चाहे कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर वाली जो चीज़ें, अगर उसमें अगर ये चीज़ें अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कमेटी की रिपोर्ट है, इस तरह मैं बताऊंगा कहाँ पे कमेटी की रिपोर्ट यूज करना है। भाई जैसे मान लो इलेक्शन रिफॉर्म है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसमें कोई कमेटी का कोई रिकमेंडेशन डाल दिया, सरकारी कमीशन का फोन डाल दिया, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे कमेटी का यूज करना अपने को। अब मैं कुछ पीडीएफ भी दूंगा कि इन कमेटी को आपको एग्रीकल्चर में यूज करना है, इनको आपको इलेक्शन रिफॉर्म में यूज करना है, ठीक है, और इनको आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में यूज करना है। तो वो में इंपॉर्टेंट कमेटी है, और वो सारी, जैसे मान लो कि अभी यूपीएससी को लेकर बासवन कमेटी बनी है, तो उसका क्या रहा है, वो सारी चीज़ें को मतलब मैं कहने मतलब कि कंक्लूड इस वे से किया जाना चाहिए कि जैसे मान लो कि बासवन कमेटी के रिपोर्ट है सिविल रिफॉर्म में, सिविल सेवा में रिफॉर्म करने के लिए, ये इसकी जो अनुशंसा है उसका भी एक बार उसको मद्देनजर रखा जाए, ताकि उससे जो फायदे अपने को मिल सकते हैं वो फायदे उठाने चाहिए। तो ये मेरा कहना मतलब कि मैं इस तरीके से कंक्लूड करना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पर फिर मैं बता रहा हूँ कि ये एक दिन का नहीं, आप 1000 बार आप चीज़ें धीरे धीरे लिखोगे, सारी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें उससे सीखोगे आप, ठीक है। वो चीज़ का एक टाइम लगता है, टाइम फ्रेमिंग होती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो कैसे आप डायग्राम को कैसे यूज करोगे। देखो मैं जैसे बता रहा हूँ कि GS 1 2 3 4 हो, कहीं पे भी आप डायग्राम को यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डायग्राम का आपको आदि का आवश्यकता अनुसार समय, पर वही बता रहा हूँ क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो कि पूछ रहा है कि विश्व में रिसोर्स का एलोकेशन है, कोयला का एलोकेशन, तो अब आराम से बहुत अच्छा सा आप डायग्राम बताओ, विश्व को बताओ और कोयला के बारे में क्षेत्र क्षेत्र बताओ, तो बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे आपको। अब मान लो कि बुद्ध आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आया तो स्तूप का आप डायग्राम बना दो। और मान लो कि नागा शैली है, ठीक है, और अपना द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, इसी रिलेटेड कोई डायग्राम बना सकते हो तो बहुत अच्छा है। मान लो कि नागा शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली में आप अंतर विभेद कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे बेस्ट है कि आप अगर डायग्राम बना के नागा शैली की कुछ विशेषताएं बताई, फ्लो चार्ट में बना दिया, फिर इसके साइड में डायग्राम बना दिया, फिर बेसर शैली, इस तरीके से करो तो और बहुत शानदार तरीका रहेगा, ठीक है। तो अब जहाँ पे मान लो कि डिफरेंस कहीं पूछ रहा है तो वहाँ पे टेबल बना दो, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपन जाएंगे, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे अपन, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या यूज करना चाहिए अपने को, ठीक है। अब देखो रिलेवेंट जो फैक्ट होता है उसको अपने को डालना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर के जो है सारी चीज़ें वो अपने को डालनी चाहिए, उत्तर की पुष्टि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में आपको डालना है, तो मेरा ये मानना है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में कि कोई भी जैसे आर्टिकल 360 है मान लो कि राष्ट्रपति शासन है, उसका मान लो कि गलत यूज किया जा रहा है,
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से मतलब गलत उचित प्रयोग ना हो। तो करंट अफेयर में आपको एग्जाम्पल डालना पड़ेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़, ठीक है। अब देखो, तो करंट अफेयर का मैं बताऊंगा। देखो, अपन करंट अफेयर से इंट्रोडक्शन में शुरुआत करेंगे, मेन वीडियो में भी कहाँ कहाँ कैसी स्टडी के रूप में डालेंगे, और जहाँ पे वही मैं करंट अफेयर का, देखो मैं फिर में बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर 10% है। अब वो मैंने जब स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया तभी मैंने बोला था अभी 80-20 रेशियो होना चाहिए, फिर धीरे धीरे 60-40 रेशियो, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। ये वर्ड लिमिट का मैं अभी बोलूँगा कि आपको स्टार्टिंग में इसका ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब देखो, स्वाभाविक सी बात है, सूर्य कुमार यादव पहले दिन ही एक अच्छा शॉट खेलना सीखा होगा तो भाई उसने 1000 बॉलें खेली होगी। अगर वो बोलेगा नहीं, मैं सोचो पहले उसने 100 बॉलों में एक छक्का मारा होगा ऐसे, ठीक है। फिर धीरे 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 उसने कम किया, और वो हो सकता कि अभी 3-4 बॉलों में ऐसे 1-2 छक्के मार देता है। तो मेरा कहने का मतलब कि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, अगर आप इस पे इन शब्द सीमाओं पे ध्यान देंगे तो आंसर राइटिंग आप नहीं सीख पाओगे। आपको पहले आपके जो विचार आ रहे हैं उनको आप लिखना सीखो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि बहुत से कोचिंग में बस इन्हीं शब्द सीमा का पालन करो, वही साइड लिखे, नहीं, ये मैं फिर बता रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में सीखने में हो तो आपको इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना। अब स्वाभाविक सी बात, एक चीज़ याद रखना, शब्द सीमा का, अब जब भाई स्वाभाविक सी बात, हम जब परफेक्ट हो जाएंगे तो हम चीज़ों को मोल्ड करना सीख जाएंगे। हम ऑटोमेटिक जब बार बार रिवीजन करोगे आप नोट्स का तो स्वाभाविक सी बात ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हो जाएगी, और वो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ हो जाओगा। आप उस चीज़ की बिल्कुल भी निश्चित फिक्र रही, ठीक है। बस अभी शब्द सीमा का नहीं, बस वही, फिर वो मैं जब कमेंट करूंगा आपकी कॉपी में, जब मैं चेक करूंगा तो मुझे कमेंट करूंगा कि ठीक है देखो ये चीज़ें फालतू की है, तो धीरे 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 आप उन चीज़ों को हटाना सीखोगे। मैं बोलूँगा देखो ये पूरी लाइन की जगह बस ओनली ये वर्ड यूज करते या ये शब्द यूज करते, इससे कंप्लीट हो रहा था, या आप इन शब्दों को मान लो कि ये आपने पैराग्राफ में लिखा, आप इसको फ्लो चार्ट में लिखते, तो वो शब्द सीमा वो मेरे काम है, वो धीरे 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 मैं आपको कम करवा दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो इसकी टेंशन लेना। अब बात आती है कि भाई स्पीड की बात आती है कि आंसर राइटिंग में कैसे सभी प्रश्नों को उत्तर देना। इतना तो देखो मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ कंफर्म, मैंने 2-3 अपने स्टूडेंट को मैंने पहले बोल दिया था कि जब तक अगर आप मेंस दे रहे हो, अगर आप आंसर कंप्लीट नहीं लिख के आ रहे हो तो भूल जाओ इंटरव्यू कॉल के लिए। तो मैं यकीन में बता रहा हूँ, तो मैंने जब उस टाइम, जब पहली बार उसने अप्लाई नहीं किया था तो उसका इंटरव्यू कॉल नहीं आया। सेकंड में जब मैंने बोला तो उसका इंटरव्यू कॉल आया। ओनली जस्ट 20 क्वेश्चन करने से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका प्रभाव तो है। चलो ठीक है, ये तो अपने समझ में आ गया भाई, कंप्लीट क्वेश्चन तो करना अपने को, इसका तो है। अब बात आती है कैसे। अब मैं इतना मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप फुल टेस्ट देने जाओगे तो 14-15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इतना ही लिख पाओ, और मैं इतना भी गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आप 20 क्वेश्चन भी लिख लो और 5 मिनट पहले हो जाएगा। वो मुझे पता है कैसे होगा, वो टाइम चाहिए उसके लिए, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो लिखने की स्पीड को तेज होना वो हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो यही होता है कि एक्सपीरियंस, मैं इन चीज़ों को, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं 12 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन पे भी पहुंचा हुआ हूँ, ठीक है, और अच्छा नंबर भी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि इन चीज़ों का फायदा आपको मिल जाएगा, आप भरोसा रखिए, ये चीज़ें हो जाएगी। अब बच्चे क्या बहुत पैनिक हो जाते हैं अभी से कि मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ये सारी चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, वीक में 7 क्वेश्चनों का टेस्ट करा लूँगा, 1 महीने में, मतलब एक 1 आवर में 7 क्वेश्चन वाला टेस्ट करा लेंगे, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं 2:45 में 3 घंटे, मतलब इस तरीके से मैं जानता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी मुझे करनी है। आप वो चीज़ के लिए टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से आपको आगे लेके चलना। इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो मेरी एक एक बच्चे का एक ऑब्जर्वेशन रहेगा। सोचो कि कोई बच्चा डेली मेरे को मान लो आंसर लिख रहा है तो मैं उसकी एक एक पकड़ जो रहेगी, कमियाँ रहेगा, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट में रहेगा, सारी चीज़ एक एक चीज़ सीखेगा, तो सब अच्छी बात है, वो बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो टाइम जो मैनेजमेंट है हो जाएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब आती है कि भाई लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे स्वाभाविक सी बात है, अभी आपकी बात जो टॉपर थी उसका भी देखा, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो क्या करती थी, जो भी अपना आंसर लिखती थी या ऐसे लिखती थी, तो वो क्या करती थी कि जो परिवार में जो सबसे कम पढ़ा सदस्य है उसको भी अगर वो पढ़ के समझ में आ जाए तो वो सबसे सरल, सहज और औपचारिक भाषा। तो समझ में आया कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आपको ऐसे को समझ पा रहा हो, मतलब समझ रहे हो। तो ये होती है आर्ट आपके, चाहे ऐसे में हो या आंसर राइटिंग में हो, ये सारी चीज़ें। तो मतलब इसका मतलब ये है क्लिष्ट वर्ड जो होते हैं उनका यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत सहज भाषा होनी चाहिए, सब उसको यूज कर पाए आराम से, मतलब अच्छा नम्यता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उग्र भाषा में लिख रहे हो, ये भी चीज़ें सही नहीं है, मैं काट फाट दूंगा, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, वो नहीं, एकदम सहज भाषा होनी चाहिए, सबके समझ में आए, ठीक है। जो आप चीज़, आप जो मैसेज कन्वे करना पा रहे हो वो हो जाए कन्वे, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आप देना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि आप एक ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में आप लिखो कि जैसे मान लो एजुकेशन पे आपको लिखना है, तो
एक आप जैसे मान लो कि दादी नानी की कहानी या वाल जो भी है, मतलब कि मतलब जितना इजी टू वे कन्वे हो। और ऐसा कोई जरूरी नहीं आप ऐसे पढ़े तो कोई विद्वान ही समझ पाए। 10th क्लास का बच्चा भी अगर आपके ऐसे को पढ़ के समझ रहा है तो वो बहुत सिंपल ऐसे होगा और उसी से नंबर मिलेंगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये भूल जाओ कि आप बहुत विद्वान बन जाओगे और एक ऐसे शब्दों का यूज करोगे कि नहीं हम तो प्रकांड विद्वान बन जाएंगे तब हम आंसर राइटिंग करेंगे। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। एक एक शब्दों के साथ आपको खेलना, बस सहज भाषा में सिंपल जितना हो सके, ठीक है। दूसरी बात, आपको वर्तनी संबंधी त्रुटियां ना करें। मैं एक और मैं बात बता रहा हूँ, हो सकता है स्टार्टिंग में हो, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ों अनुभव है। अब मेरे जो 7-8 साल का अनुभव है तो वही बता रहा हूँ कि होगा, स्टार्टिंग मेरे से भी होता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब धीरे 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 आपको सब चीज़ें वो मैं ऑब्जर्व करते रहूँगा। जैसे मान लो कि मुझे लगा भाई ये वर्ड गलत लिखा तो मैं बोला कर दूंगा, तो आप देखोगे अच्छा ये सही वर्ड क्या है इसका। तो वो चीज़ आंसर राइटिंग में धीरे धीरे धीरे, बस आपको क्या करना है, इस टाइप की गलती सुधारने के लिए आप एक अपना एक बनाओगे, जो भी वर्ड आप गलत लिख रहे हो वो गलत वर्ड लिखो और आप उसके सामने सही शब्द लिखो। तो ऐसे करते 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 आखिर में आपको बता रहा हूँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आप 20 वर्ड गलत लिख रहे हो, धीरे धीरे 20 से आप ध्यान देते जाओगे तो वो 1-2 वर्ड में आ जाएंगे, तो और वो भी 1-2 वर्ड में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपन साल भर ये करने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले, तो वही चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है सेंटेंस फॉर्मेशन की। देखो वाक्य संरचना एक आर्ट है, वो धीरे धीरे आती है। ये कैसे आएगी भाई, आपको रीडिंग हैबिट अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बिना पढ़ाई किए, इसीलिए मैं बताता हूँ कि मैं खुद में बता रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है, सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही है कि मतलब स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में मैंने मान लो कि यूट्यूब इन्हीं से ज़्यादा पढ़ाई की। मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत ख़राब है, शैली है तो ये ख़राब है, इसीलिए मैं बच्चों को न्यूज़पेपर खुद पढ़ने की हैबिट डालने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ जो अब यूट्यूब पे बेस हो जाते हैं, इसकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये जो वाक्य संरचना ही नहीं बन पाएगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वन डे एग्जाम के लिए हो सकता है कि आप ये रट उठा के सारी चीज़ें वो भी मतलब सही नहीं है, मतलब बुक रीडिंग इज बुक रीडिंग। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तो ये वाक्य संरचना तभी बन पाएगी आपकी जब आप बुक्स पढ़ोगे, तभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन आपका तैयार होगा, सारी चीज़ें होगी। मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ नोट डाउन करना, ओनली बुक फॉर बुक रीडिंग से ही सारी चीज़ें इंप्रूव होगी। और ये वाली जो है ये भी बुक रीडिंग से होगी। मैं फिर बता रहा हूँ ये किस तरीके से भाषा लिखी जाए, जितने सिंपल सिंपल आप पढ़ोगे। फिर मैं बता रहा हूँ बार बार, ये बुक रीडिंग यही सॉल्यूशन है इन चीज़ों का, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब दूसरी बात हैंड राइटिंग का बात आती है कि हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। बोलते हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, या फिर ऐसा बोला जाता है कि खराब राइटिंग होती है उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई, उनकी तो कॉपियाँ नहीं पढ़ी जाती, फाड़ के फेंक दी जाती है। ये सारी सब अफवाहें हैं। मैं फिर मैं बता रहा हूँ अफवाह पे ध्यान मत दो। हो सकता है हैंड राइटिंग का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए, पर ये चीज़ भी याद रखना, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब पढ़ने योग्य है, आपको नुकसान भी नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो यूपीएससी जस्टिफाई करता है। और फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते, तो आपके हैंड राइटिंग के कारण आपको निकाल दिया जाए। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। हाँ, परंतु मैं फिर एक बार बोलूँगा कि जितना अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे तो एकदम कौवा जैसी राइटिंग है भाई, कुछ भी मैं लिख के आ जाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मतलब रीडेबल होनी चाहिए, आपको इतनी तो लिखना है। और जितना आप प्रयास कर सकते हो, मैं वो बताऊंगा जब आप आंसर लिखोगे। जैसे शायद देख रहे हो मेरी राइटिंग को इतनी अच्छी नहीं, परंतु जैसे वर्ड में वाला मैं मोटे लिख रहा हूँ, ठीक है, गैप में दे रहा हूँ, तो पढ़ने योग्य है, मतलब मेरे कहने का मतलब है। तो इससे ऐसा नहीं है कि मेरी हैंड राइटिंग के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब ठीक है। तो ये माइंड से जो अफवाहें रहती हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमारे हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो हमें तो यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ ये गलत अफवाहें हैं। और मैं आपको बहुत सारे टॉपरों की कॉपियाँ दिखा सकता हूँ। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपर आप उनका चाहे इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के हो, आप जाके देख लेना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बच्चों को टॉपर्स की कॉपी पढ़ने के लिए भी मैं बोला हूँ। तो फिर मैं बार बता रहा हूँ ये गलत अफवाहें हैं मार्केट में जो भी है, ठीक है। बहुत सारे आपको बोलेंगे कि नहीं हैंड राइटिंग है भाई, तेरा तो हैंड राइटिंग खराब है तो निकल जाए यहाँ से, तेरा कोई मतलब नहीं, तो यूपीएससी से अपना छोड़ दे। मैं फिर बता रहा हूँ ये गलत अफवाह। और हाँ, ये चीज़ भी याद रखना कि आप हैंड राइटिंग सुधारने के लिए जितना प्रयास कर सकते हो उतना प्रयास भी करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि कटिंग काटने और राइटिंग से बचे। हाँ, ये बात सही है। जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे अपन कॉलेज टाइम में क्या करते हैं कि पूरा पेज काट दिया, फिर सॉरी करके ऐसे आगे लिख के भेज दिए, यहाँ पे बचे। पहली बात तो क्योंकि आप एक मान लो एक पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद काट के आप आगे बढ़ रहे हो, तो समय की बात आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। तो ये क्या है, ये चीज़ों से बचने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप डेली आंसर राइटिंग करोगे, ऐसे लिखोगे
तो तभी ये चीज़ें सुधर पाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जो बच्चा सोच रहा है कि हम तो पढ़ेंगे साल भर, फिर हम आंसर राइटिंग फ्री के बाद में करेंगे, नहीं होने जा रहा। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो फिर यही गलतियाँ करेंगे, कटिंग और कटिंग, ये सारी चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ। जब बार बार डेली आप सोचोगे, आप एक वीक में 2 ऐसे लिखोगे मेरे साथ, ठीक है, 10 आप डेली आंसर एक वीक में आंसर लिख लोगे, तो सब ऐसी बता आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक। अब बात आती है कि भाई अल्प विराम का, अर्ध विराम, पूर्ण विराम आदि का उचित प्रयोग। अब आखिर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यूज़ करने में मुझे भी अभी थोड़ा दिक्कत होता है, पर मैं बता रहा हूँ जब बुक रीडिंग आप करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें सीख जाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ बुक रीडिंग की सॉल्यूशन है, इन सारी चीज़ों का जो है बुक रीडिंग सॉल्यूशन है, वो चीज़ हो जाएगी, ठीक। मैं इतना बता रहा हूँ हो जाएगा, सेम सीख जाओगे कब ये अल्प विराम का यूज़ करते हैं, कब अर्ध विराम का यूज़ करते हैं, कब पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा, आवश्यकता अनुसार पैराग्राफ बदले। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे ऐसे हो चाहे आंसर राइटिंग हो, पूरे पेज में कभी भी एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट नहीं करना चाहिए, वो बहुत गलत आदत है। ये एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आप जा रहे हो तो उससे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये धीरे धीरे अभ्यास से आएगी। मैं फिर मैं बता रहा हूँ, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और आप डेली आंसर राइटिंग करोगे तभी ये सारी चीज़ होगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हर वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ हर वर्ड को नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो धीरे धीरे टाइम के साथ समझ में आ जाएगी। मैं बता दूंगा, बस जैसे मैं खुद ही जब आप आंसर लिखोगे तो मैं बोलूँगा देखो इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, ये इसको काले पेन से लिख के आपको ऐसे कर देना चाहिए था, ठीक है। और जिस मान को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको अंडरलाइन कर दो, तो इस तरीके से करना। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर का ध्यान जाता है। और मान लो कि एक ही पेज में आप 10 का वर्ड को अंडरलाइन करो तो वो चीज़ का मतलब नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, एग्जाम में कौन से पेन का यूज किया जाए क्या है, देखो मेरा मानना है कि बॉल पेन ऐसा नहीं, जेल पेन भी चलता है, पर तो इतना खराब जेल पेन भी यूज नहीं करना चाहिए कि एक पेज दूसरे पेज में छिप रहा है, तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, मोस्टली जो है ब्लू ब्लैक पेन से ही, इसके अलावा ज़्यादा पेन यूज ना करें तो ही उचित है, क्योंकि कलरफुल ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए माइंड में, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये बोला जाता है कि जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये भी फायदा बोला जाता है, जैसे वो आर्टिकल निकल के ऐसे भाग जाता है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम को पूरा ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, अनुच्छेद करके, ठीक है, 29। तो अब इसमें देखो सबका अलग अलग मत रहता है कि कुछ बोलते हैं कि नहीं लिखना चाहिए, पर मैं तो देखा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले तो आधे वर्ड से काम चलाते हैं, मतलब जहाँ जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि हर वर्ड को भी आधा नहीं लिख सकते। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे हिंदी मीडियम में करना है, तो जैसे मान लो कि आपको भारतीय संविधान, आपको पता लगता है उस पेज में 10 बार यूज होने वाला है, तो आप क्या करो, भारतीय संविधान को एक बार तो पूरा लिखो, फिर उसके बाद में भारतीय संविधान इसी के आगे लिख दो, फिर आप इसको आगे कंटिन्यूस यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना मैं गारंटी से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बुक भी देखी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो ऐसा हो सकता है, इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते तो अपन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। होता है, ये सारी जगह होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आज अपन पहली क्लास में सीखे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं कल एक और क्लास आएगी, पर फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। अपने जो जनरल स्टडी जो कॉपी होती है वो किस तरीके से चेक होती है, ठीक है, उसके स्केल एंड ग्रेड क्या होता है, किस मार्क्स डिवीजन किस आधार पे मिलते हैं, क्या सारी चीज़ें, वो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। कल भी अपन एक बार इसको डिस्कस करेंगे, पर मैं आज में थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफ में, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था सबसे मेन पार्ट क्या है, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर सब अच्छी बात है, ये मेन बॉडी में सारी चीज़ें आ जाएगी, फिर होता है कंक्लूजन, ठीक। अब ध्यान से समझना, अब देखो ध्यान से समझना, अगर कोई 12 नंबर या 15 नंबर का कोई भी क्वेश्चन, मान लो जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है नंबर इसके डिवाइड होते हैं, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि लगभग इसका ये चीज़ याद रखना कि आपको जैसे मान लो 10 नंबर का है, ठीक है, तो इसका लगभग आप मान के चलो 1 से 1.50 के बीच में आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन का एक कम ही मान के चलो इतना, मतलब, और कंक्लूजन का भी आप 1 से लेके 1.50 के बीच में, ठीक है। तो मेन नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब देखो इनके भी नंबर होते हैं, तो मैं बताना चाहूँ कि ध्यान से समझें। अब मेन जो चीज़ होती है वो इसके नंबर होते हैं, ठीक है। मेन बॉडी के मान के चलो कि अगर मान लो एक ही मानते हो तो 8 नंबर की होगी मेन बॉडी, अगर ये मान लो कि 3 नंबर है तो 7 नंबर की मेन बॉडी होगी, ठीक। ये रहता है, फिक्स है, ठीक है। अब बात ये आती है कि मेन बॉडी में किन चीज़ों के नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करना कि मेन बॉडी में किन चीज़ों के नंबर मिलते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट, भाई क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है और किस कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखा है। अब जैसे मान लो बेरोजगारी का लिखा है, आपने रोजगार के बारे में लिख रहे हो, ठीक है।
जब आप पहली बात तो विषय वस्तु को समझना, मैं वो बता रहा हूँ क्वेश्चन की डिमांड को समझना, फिर उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो समझ में नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद में कंटेंट, आपको कैसा कंटेंट है, आपने कंटेंट कैसा दिया है उसमें, कि आप उसकी क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अपेक्षा, इसलिए बोलते हैं भाई नंबर क्यों नहीं आते, तो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कॉपी चेक होती है यूपीएससी में। आपका कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा, फिर कंटेंट देखा जाएगा, फिर आपकी लैंग्वेज देखी जाएगी, फिर करंट का लिंक आपने कितना किया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो मुझे बताओ इसमें कहाँ हैंड राइटिंग का, हैंड राइटिंग नहीं, भाषा एक होती है कि आपकी कैसी भाषा है, उग्र भाषा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। कंटेंट आपको संदर्भ देखा जाएगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट, मतलब आपको कैसा कंटेंट है, आपने कितना अच्छे पॉइंट लिखे हैं उसमें। इसलिए आप देखो कि एक टॉपर कितने नंबर आ रहे हैं, वही बच्चे वो भी आंसर लिख के आते हैं। तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है, कहीं ना कहीं उसी लैंग्वेज में करंट का लिंक अच्छा से कर रहा होगा, वो जो कंटेंट अच्छा दे रहा होगा, इसलिए उनको अच्छे नंबर मिल रहे हैं। एक को 10 में से 6 में नंबर मिल जाते हैं, एक को 10 में 2 ही नंबर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फर्क है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि आपको हर क्वेश्चन में करंट का एग्जांपल दे सकते हो, करंट से लिंक करो, ठीक है। लैंग्वेज अपनी अच्छी रखो, भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट आपको बहुत अच्छा होना, टू द पॉइंट, और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले आना चाहिए, कौन सा आखिरी में आना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। कल भी अपन डिटेल पे करेंगे इससे, हम एक बार आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे बच्चे कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स अच्छे होते हैं। जैसे मान लो मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा तो कितने मार्क्स अच्छे हैं। अब जैसे मान लो 10 में से आपके 5 से लेकर 6 के बीच में आ रहे हैं, तो आपका एक्सलेंट, वेरी गुड है, ठीक है, ये चीज़ रखना। अगर 0 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है तो वीक है, और एवरेज है तो 2 से लेकर 3 के बीच में गुड है, 3 से लेकर 4 के बीच में। मेरा ये मानना है कि 10 नंबर में से आपके अगर 5 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैं फिर बता रहा हूँ 50% बहुत अच्छा नंबर है। जनरल स्टडीज़ में GS 1 2 3 में रियलिटी बता रहा हूँ इतने नंबर आते हैं। वो हर बार यूपीएससी एक आध सब्जेक्ट को खुद हाइक करता है, वो एक अलग मामला है, नहीं तो मोस्टली यही होता है, ठीक है। उसके बाद में 15 नंबर वाले में अगर आपके 6.5 से 7.5 आ रहा है तो वेरी एक्सलेंट है, वेरी गुड। 5 से 25, ये सारी चीज़ें मैं इस पैमाने में जब आपके दूंगा, आपके मार्क्स में बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। 15 नंबर का ये रहेगा, मतलब ये 12 नंबर का है। 15 नंबर का 7 से लेकर 9 के बीच में नंबर दिया जाता है। 20 नंबर वाले जो ऑप्शनल में होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम 12 नंबर तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताऊँगा कि जैसे जनरल स्टडीज में 50% मैक्सिमम करके रखते हैं, ठीक है, और यूपीएससी में ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट में 60 to 70% के बीच में रखते हैं। इसलिए देखना नंबर भी टॉपर्स के इतने ही बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये आज का आपका क्लास एंड हुआ, ठीक है, और जो भी है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आज का ये वर्क भी आप नोट डाउन कर लो, होमवर्क टाइप से जो भी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है अब आगे क्लास में, आज ही क्लास कंप्लीट होगी। अब आपको क्या करना है डेली। अब देखो मैंने आपको टास्क दिया था ऐसे के लिए, आप ऐसा करो कि सबसे पहले मुझे एक ऐसे लिख के भेजो, ठीक है। अब जब मैं चाहता हूँ कि ऐसी क्लास लेने से पहले आप कैसा ऐसे, मतलब मैं चाहता हूँ आज प्रेजेंट डे में कैसे हो, और आप जब मेरी क्लासेस करने के बाद में, आप जब अभ्यास करने के बाद में अपने आप को देखोगे तो ये ऐसे अपने पास संभाल के रखना। तो ये ऐसे सबको लिखना है, ठीक है, ये ऐसे लिखना है। दूसरी बात, 2 क्वेश्चन, 2 या जितने भी आप लिख सकते हो, आप मॉडल आंसर मतलब मुझे बना के भेजो। मतलब ऐसे रैंडम आपको क्या करना, अभी देख के नहीं लिखना है, अभी कोई क्वेश्चन चुना जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, तो 10 क्वेश्चन आप मेरे को लिख के भेजो, ठीक है। 10 क्वेश्चन मेरे को लिख के भेजो आप ऐसे रैंडमली, आपका ये पूरा वीक का टारगेट है। और ये क्वेश्चन भी संभाल के रखना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता लगे, देखो ऐसे आपको पता नहीं लगेगा कि मेरी क्लासेस से आपको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, मैं जो कॉपी चेक करूँगा उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये लगभग 10 क्वेश्चन, जिसमें GS 1 2 3 सब में 2 ले लेना, एक ऐसे आप लिखना, ठीक है, एक ऐसे लिखना आप, ठीक है, और 10 GS के आंसर राइटिंग करना, एक सब ले लेना इसमें, ठीक है। और बिना देखे लिखना, जो भी मना है, मैं इतना बता रहा हूँ कि कोई भी हो अब लिखो। और मैं चाहता हूँ कि इन कॉपियों को आप संभाल के रखना, ये धरोहर है आपकी। और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन आखिरी दिन अपना रहेगा, मतलब मेंस के पहले दिन में आपको ले जाऊंगा, उस दिन तक आपके पास जब उस, और ये कॉपी जो रहेगी मेंस वाले दिन से पहले, और ये जो आपकी पहली कॉपी है, और वो फिर आप खुद से पढ़ना, तो आप ये समझ पाओगे कि जो मैंने मेहनत की है आप पे, आपका वो परिवर्तन आपका हुआ, ठीक है। तो ये दोनों काम करना, ठीक है। तो ये क्लास अच्छे से देखना, फिर बार बता रहा हूँ, एक ही चीज़ जो मैंने बताई है उसको नोटिफाई करना, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैंने बोला था कि ओल्ड एनसीईआरटी अर्जुन देव, सॉरी उसके लिए डिले हुआ, मैं आपको कुछ ही दिन में, ये कल तक आपको बुकलेट वाला मिल जाएगा। बहुत डिले हो रहा, कुछ रीजन है पर्सनली, ठीक है, वो जो भी एक्सवाइजेड है, ठीक है, वो मैं दे दूँगा। फिर भी मैंने बोल दिया था कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो आप, ठीक है, ध्यान से देखना, ओल्ड एनसीईआरटी अर्जुन देव पढ़ो आप, ठीक है, अर्जुन देव पढ़ो, ठीक है। वो मैंने PDF उसका भेज दिया था वैसे, ठीक है। और आप क्या करो कि 6 to 12, मतलब इसमें 11th की हिस्ट्री मत पढ़ना, ये हिस्ट्री वाली बुक पढ़ो आप, ठीक है। पॉलिटी के 6 to 12 पॉलिटी पढ़ो, ये मैंने बोल के रखा, ये आप काम करो।
ताकि 17-18 तारीख से अपन फिर काम करेंगे सारे, ठीक है। सारी चीज़ें अपन वर्ल्ड स्टेज सारी चीज़ें शुरू करेंगे जो भी XYZ है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।